अब आगे आता है स्टूडेंट्स हमारे पास में एक लॉ, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, ठीक है, या फिर इसे हम जो है क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि पता होना चाहिए हमें। ये जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जितने भी लॉज पढ़ते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डिफिकल्ट एक भी लॉ नहीं है, बिल्कुल लॉजिक के साथ में चलते हैं सारे लॉ, तो उसमें जो है आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी भी नहीं होने वाली है इसे याद रखने में, राइट। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस क्या होता है। So returns to a factor refers to the resultant increase in the total product that is written, इसे हम return भी बोल सकते हैं, when only variable factor is increased keeping all other factors fixed, ठीक है। देखो उसके नेम से समझो, returns to a factor, एक जो फैक्टर है उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है, ओके मतलब कि एक फैक्टर को अगर आपने एम्प्लॉय किया है तो उसके रिटर्न में आपको कितने आउटपुट मिल रहे हैं, ये होता है रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर क्या बोल रहा है? रिटर्न्स टू फैक्टर बोल रहा है कि जब सिर्फ एक वेरिएबल इंक्रीज हो, ठीक है, या हम बोले कि जब सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, तो इस इंक्रीज की वजह से जो रिटर्न है उसमें कितना इंक्रीज होता है, रिटर्न मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो कितना इंक्रीज होता है, ये कहता है हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर, या ये जो है रिटर्न्स टू फैक्टर का क्या होता है, मतलब होता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर और लॉ टू वेरिएबल फैक्टर, ये जो सारे नाम है आप लोगों को याद होने चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी जो है ना एक स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए सीधा जो सबसे फेमस नेम है वो ना लेकर दूसरे नेम ले लिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो सारे ही नेम्स है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है, ठीक है, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब समझा है कि होता क्या है, इसलिए इसे आपको क्या नहीं मानना है, अपनी स्टेटमेंट नहीं मानना है, अभी स्टेटमेंट जो है वो आगे आएगी हमारे पास में। So law of variable proportion or LVP is one of the most important laws of production, ठीक है, ये क्या है, one of the most important law है production का। It shows the nature of rate of change in output due to change in only one variable factor of production, ठीक है। ये जो आपके law of variable proportion है ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो क्या नेचर है, ठीक है, किस चीज का, रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट, अगर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो तो, ठीक है, मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आपका जो आउटपुट है वो कैसे चेंज हो रहा है, वो कितना चेंज हो रहा है, वो किस नेचर में हमें उसे चेंज दिख रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है, क्या वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्या चल रहा है उसमें, ये जो है ये हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से पता चलता है, ठीक है। तो अब जो है हम फाइनली क्या पढ़ लेंगे, अपनी एलवीपी की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं और आगे जो है उसका प्रॉपर एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है। Now law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input keeping other inputs fixed, total product initially increases at increasing rate, then at a decreasing rate and finally at a negative rate। क्या बोल रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोल रहा है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करें, ओके, और जो फिक्स्ड फैक्टर है अगर वो फिक्स्ड ही है तो फिर ऐसे केस में जो टोटल प्रोडक्ट है वो इनिशियली तो किस रेट से इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से, मतलब कि एक काफी हाई इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, उसके बाद में वो डिक्रीजिंग रेट से क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब कि डिक्रीजिंग रेट क्या हो गया कि अब उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं दिख रहा आपको, और फिर जो फाइनली हम बोले तो वो नेगेटिव रेट से इंक्रीज होता है। तो अब इसमें कैसे समझ में आएगा हमें
हमें? देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स कि आपका जो ये पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो किस बेसिस पर है, इसे अगर हम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल समझेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम पहले तो क्या कर ले, शेड्यूल के साथ में समझ लेते हैं। ये सब कुछ मैं बाद में पढ़ा दूंगी आपको, पहले हम आते हैं किस पर, शेड्यूल पर। ठीक है, अब ये शेड्यूल आया, इसमें हमें ये बोला गया है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में होता क्या है, जो फिक्स्ड फैक्टर है ना वो फिक्स्ड रहने वाला है। ठीक है, तो हमने लिया फिक्स्ड फैक्टर दैट इज लैंड इन एकर्स। हमारा जो लैंड है वो फिक्स्ड है, 111 एकड़ है। ठीक है, उसके बाद में ये आता है किस पर, वेरिएबल फैक्टर की बात। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि आपको फिक्स्ड फैक्टर को तो फिक्स्ड रखना है, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या होगा, वो होगा इंक्रीज। मतलब कि आपके जो वेरिएबल इनपुट्स हैं वो बढ़ते हुए आपको दिखना चाहिए। हमने वेरिएबल फैक्टर में क्या लिया है, लेबर लिया है। तो वो पहले एक लेबर था, फिर 2 थे, 3 4 5 6, ऐसे जो है हमारे लेबर्स बढ़े। अब आपका जो क्या है, आपका जो लॉ है वो क्या बोल रहा है कि इनिशियली जब आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो, टोटल जो आपके फिक्स्ड फैक्टर है उसे फिक्स्ड रखकर, और जो वेरिएबल फैक्टर है अगर आप उसे बढ़ा रहे हो, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है ना वो इनिशियल रेट से, वो इनिशियली जो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। अब ये जो रेट है आपको कैसे समझ में आएगा, ये हमें समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ एमपी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट से कैसे समझ में आएगा, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि हम एक एक फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं, तो इस एक एक फैक्टर के बढ़ने से आपका जो टोटल आउटपुट है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है वो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट से ही समझ में आने वाला है। तो देखो हमने टोटल प्रोडक्ट लिया है 10, 30, 45, 52, 52 एंड 48। ठीक है, तो देखो इनिशियली जो है कितने का गैप हमें दिख रहा है कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो सीधा सीधा यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट डबल इंक्रीज हुआ है ना। एक पर्टिकुलर इनपुट्स के बढ़ने से आपको जो है पूरा 20 यूनिट्स का क्या दिख रहा है, एडिशनल जो है इंक्रीज दिख रहा है। फिर उसके बाद में हम देखें तो देखो पहले तो आपका एमपी बढ़ा, फिर एमपी डिक्रीज होने लगा। अब ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट है, 1570 डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना, और फिर जो है वो नेगेटिव रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं टोटल प्रोडक्ट को देखूं तो टोटल प्रोडक्ट तो मुझे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और एट द एंड जब वो उसके मैक्सिमम पर पहुंचता है उसके बाद में वो डिक्रीज होता है। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखो सिंपल सा रीजन है, आपके पास में फिक्स्ड फैक्टर कैसा है, फिक्स्ड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स अगर इस पर 1 एकड़ ऑफ लैंड पर 1% प्रोडक्शन कर रहा है, मान लेते हैं कि इस पर जो है आपके इन टोटल 5 लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, आपके इस 1 एकड़ ऑफ लैंड पे 5 लोग काम कर सकते हैं। अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो हाँ आपको जो है थोड़ा क्या दिखेगा कि हाँ आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। देखो उसके बाद तो वो डिक्रीज होने लगेगा, बट 5 लोग भी नहीं तो चलो मान देंगे 3 लोग अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जब एक ही इंसान 1 एकड़ ऑफ लैंड पर वर्क कर रहा है तो वो तो अपनी फुल कैपेसिटी से वर्क कर रहा है, लेकिन वो जो लैंड है वो इतना बड़ा है कि वो उससे जो है ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा, बिकॉज एक ही पर्सन है। ठीक है, ये जो लैंड है इसके लिए 1 पर्सन सफिशिएंट नहीं है। ऑलराइट, तो फिर इसमें जो है एक और पर्सन आया, तो अब ये पूरा लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऑलराइट, अब जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो दोनों ही अपने फुल लेवल पर वर्क कर रहे हैं, तो दोनों ही जो है उनके वर्क से जो आपका टोटल आउटपुट है वो बढ़ गया, 10 से वो सीधा 30 पर आ गया। अब जब देखो जब तक एक ही पर्सन काम कर रहा था तो उसके पास में कोई कंपटीशन भी नहीं था, लेकिन जैसे ही एक और पर्सन आया तो उसके पास भी कंपटीशन आ गया। उसने सोचा कि नहीं, मुझे जो है ज्यादा अच्छा क्या करना है, मुझे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तो मैं ज्यादा अच्छे से वर्क करूं, और साथ ही साथ में जो एक पूरे लैंड पर जो 1 पर्सन सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, तो वो वाली जो हमारी एक कंडीशन है वो भी खत्म हो गई। राइट, कि अब जो है 2 लोग यहाँ पर वर्क कर पाएंगे अच्छे से, जो है हाफ हाफ हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हमने एक और पर्सन को बढ़ाया, हमने देखा कि यार देखो 10 से 30 चला गया टोटल प्रोडक्ट, तो एक और को इंक्रीज कर दें क्या, तो हो सकता है हमारा और अच्छा रिटर्न मिले। तो अब जो है इस लैंड के 3 पार्ट्स कर देते हैं हम। ओके, ये कुछ हमने क्या कर दिए, 3 पार्ट्स कर दिए इस पूरे लैंड के। अब 3 पार्ट्स में अब तीनों ही लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। अब कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है, तो ये फर्स्ट सेकंड को लग रहा है कि नहीं, हमें और ज्यादा लोगों को भी तो नहीं चाहिए, हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा ना। अब जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो वैसे वैसे जो है उनका जो प्रपोर्शन है वो भी कम होता जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं हम भी अच्छे से काम करें। तो फिर से जो है हमें इंक्रीज होता हुआ क्या दिखा, हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब जो ओनर है उसने सोचा अच्छा 3 हुए तो और
और प्रोडक्ट बढ़ा, तो चलो मैं और बढ़ा देता हूं। उसने किया क्या, 4 लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है। अब 4 लोगों को किया तो अब यही लैंड अब जो 3 में था वो 4 में हो गया। अब देखो जो लैंड का प्रपोर्शन है वो कम होता जा रहा है, साथ ही साथ में जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी सोचेंगे कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, दूसरा भी तो है वो कर ले, या जब दूसरा इतना नहीं कर रहा है तो मैं अकेला इतना मेहनत क्यों करूं, सबको वेजेस तो सेम ही मिल रहे हैं, कौन सा मुझे ज्यादा अच्छा काम करने के ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो ये पर्टिकुलर केस भी आ रही है। तो मतलब कि सब लोग काम तो कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब कि कर भी रहे हैं, प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट आपको बढ़ता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन उतना भी जो है अगर हम इस बेसिस पर देखें तो उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है। यहां से तो ठीक है मुझे दिख रहा है कि हाँ टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो टोटल जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपको पहले तो इंक्रीज होता हुआ दिखा, फिर वो डिक्रीज होता हुआ। और डिक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं ना वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। अब वही जब 4 से 5 गए तो आपके टोटल प्रोडक्ट में आपको इंक्रीज देखने को मिला ही नहीं, बिकॉज ये एक सेम 1 एकड़ ऑफ लैंड पे उतना ही प्रोडक्शन हो सकता है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं सकता। अब चाहे आप बढ़ाते जाओ लोगों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज, इनके अंदर ही अंदर जो है ग्रुप्स बनने लगते हैं, अंदर ही अंदर जो है बहुत सारा कंपटीशन आ जाता है, या फिर ऐसे हो जाता है कि व्हाई शुड आई डू ऑल दी वर्क, ठीक है, क्यों मैं क्यों करूं ये काम, वो दूसरा है वो कर देगा, या डांट पिटेगी तो सबको खानी है, मैं क्यों करूं, मुझे ज्यादा काम करने से क्या मिलने वाला। ऐसी वाली जो सिचुएशंस है, ऐसे वाले जो सिनेरियोज है वो क्रिएट होने लगते हैं। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने के बाद भी टोटल प्रोडक्ट नहीं बढ़ता है। और अगर फिर भी हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहे स्टूडेंट्स, तो इस 1 एकड़ ऑफ लैंड की जो उतनी यूटिलिटी नहीं कि इस पे 6 लोग काम कर सके, जब 6 लोग काम करने के लिए आए तो जो टोटल प्रोडक्ट है फिर वो हमें डिक्रीज होता हुआ दिखने लगा। ये 0 तो नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, अब डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना है। अगर वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो तो उसके साथ साथ में उतना अगर फिक्स्ड फैक्टर भी बढ़ता तो ठीक है, आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता रहता, लेकिन ये चीज हो ही नहीं रही है। आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो फिक्स्ड है और वेरिएबल फैक्टर जो है सिर्फ वही इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए जो है ये पर्टिकुलर चीज होती है कि पहले जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, और फाइनली जो है वो नेगेटिव रेट से इंक्रीज होता है, मतलब कि वो जो है नेगेटिव चला जाता है, मतलब अब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने फाइंड आउट कैसे किया, हमें पता है टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 10 माइनस, अब ऊपर वाला 0 हमने अज्यूम कर लिया, इसलिए ये क्या आ गया आपका 10, ठीक है। अब ये 30 माइनस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। फिर 45 माइनस 30 कितना हो गया आपका, 15 आया। 52 माइनस 45 आया आपका 7। 52 माइनस 52 कितना आ गया, 0। और 48 माइनस 52 कितना आ गया, यह आ गया आपका -4। तो इस वेज में जो है, इस तरह से जो है हम टोटल प्रोडक्ट से क्या निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि जब शेड्यूल आएगा स्टूडेंट्स तब मैं आपको बता दूंगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखो सिंपल सी एक वो लो कि ये हमारा एमपी दिया है 10, तो एज इट इज ये यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्या होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट होता है समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट। सो 10 प्लस 20 ये कितना आ गया, 30, ठीक है। अब 10 प्लस 20 प्लस 15 कितना आ गया, 45। अब इतना जो है बार बार इन सारे नंबर्स को ऐड करने से अच्छा आप क्या करो, ये 10 को आपने एज इट इज इधर 10 लिखा, उसके बाद में 10 प्लस 20 कितना आ गया, यह आया आपका 30। फिर उसके बाद में 30 प्लस 15 आ गया कितना, 45। 45 प्लस 7 आ गया आपका कितना, 52। 52 प्लस 0 आ गया 52, एंड 52 प्लस -4 कितना आ गया, 48, ठीक है। तो इस वे में जो है आप टीपी से एमपी और एमपी से टीपी पर चले जाते हो। और यहाँ पर देखो हमने जो है इसके फेजेस भी बताए कि यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर है, फिर इधर जो है क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर है, डिमिनिश हो रहा है ना, तो ये क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, और ये है आपका
नेगेटिव रिटर्न्स टू द फैक्टर। ठीक है, तो आई गेस कि ये जो शेड्यूल है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, और जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्लियर हो गई है। अब जो हम पीछे कुछ चीजें लीव कर आए, वापस हम इन पर आ जाएं, तो देखो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये थी हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट। आई गेस कि ये क्लियर होगी आप लोगों को। फिर उसके आगे देखें तो अब जो चीजें हमारे पास में वो देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द चेंजेस इन टीपी एंड एमपी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेस। ये जो टीपी और एमपी में जो चेंजेस है वो 3 फेजेस में हम लोग कर सकते हैं। फेज 1 कौन सा होता है? टीपी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, दैट इज एमपी इंक्रीजेस। फेज 2 क्या है आपका? टीपी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, जिसमें कि हम क्या बोल रहे हैं? एमपी डिक्रीजेस एंड इज पॉजिटिव। और फेज 3 क्या है? फेज 3 है टीपी फॉल्स, एमपी बिकम्स नेगेटिव। और ये चीज जो है ये हम अपने जो अपना शेड्यूल है उसमें पढ़कर आ ही चुके हैं। ठीक है, कि ये चीजें होती है, तो आई गेस कि ये भी आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर होगा। फिर आगे देखते हैं कुछ अजम्पशंस। अब देखो हर एक जो लॉ होता है उसमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते ही होते हैं। बिना अजम्पशंस के कोई भी लॉ को हम जो है सही प्रूव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्या अजम्पशंस है वो हम लोग देखते हैं। सो इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन एज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, ये कहां ऑपरेट होता है? शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है। शॉर्ट रन में क्यों ऑपरेट होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज हमें पता है कि शॉर्ट रन में ही कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। बाकी तो लॉन्ग रन में तो सारे जो है हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। लेकिन हमें जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड भी चाहिए और कुछ क्या चाहिए? वेरिएबल भी चाहिए। तो इसलिए हमने बोला कि ये जो लॉ है ये कब ऑपरेट होता है? ये ऑपरेट होता है इन शॉर्ट रन। ठीक है, द लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड। जो लॉ है वो किस पर एप्लीकेबल है? वो एप्लीकेबल है सारे फिक्स्ड फैक्टर पर इंक्लूडिंग लैंड। ठीक है, हर एक जो फिक्स्ड फैक्टर है वो यहाँ पर आने वाला है। अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। अब ये हमें पता है कि इस लॉ में क्या है कि जो डिफरेंट यूनिट्स है वेरिएबल फैक्टर के वो कंबाइन किए जा सकते हैं किसके साथ में? फिक्स्ड फैक्टर के साथ में। ठीक, फिर उसके आगे देखें। सो दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में ही एप्लीकेबल है, कंजम्पशन वगैरह में जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये सिर्फ प्रोडक्शन में एप्लीकेबल है। क्यों? बिकॉज प्रोडक्शन में ही जो है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, ये सारी चीजें। तो ये जो है आपका लॉ एप्लीकेबल है इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। Okay, so the effect of change in output due to change in variable factor can be easily determined. ठीक है, ये जो इफेक्ट है किसका? चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजीली डिटरमाइंड। जो ये आउटपुट पर चेंज है किससे? आपके जो वेरिएबल फैक्टर का है वो इजीली जो है डिटरमाइन किया जा सकता है। इट इज अज्यूम्ड दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। और ये अज्यूम किया जाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या बन जाते हैं? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब कि देखो हम फिक्स्ड फैक्टर को नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी वो रिड्यूस क्यों होती है? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर को जो है वेरिएबल फैक्टर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इसलिए जो है हम बोल रहे हैं कि ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब अगर वेरिएबल फैक्टर जो है स्टूडेंट्स अगर वो फिक्स्ड फैक्टर को सब्स्टिट्यूट कर पाता तो आपका टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता जाता ना। अब कैसे सब्स्टिट्यूट कर पाता? कि जैसे कि 2 लोग बढ़े तो उस पर मैंने बोल दिया कि हाफ एकर्स ऑफ लैंड बढ़ गया या हाफ एकर्स ऑफ लैंड के बराबर हो गए, तो वो चीज नहीं हो सकती है। ठीक है, दैट इज ये क्या है? एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ऑलराइट, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कैसी अज्यूम की जाती है? कांस्टेंट अज्यूम की जाती है। बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो फिर जो है आपका हो सकता
सकता है ना कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आपको इंक्रीजिंग रेट से मिलने लगे डिमिनिशिंग की जगह पर भी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं करनी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के चेंज करने से एक डिफरेंट वे में जो है चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि जो अभी हम लोग पढ़कर आए डिमिनिशिंग रेट पर, नहीं डिमिनिशिंग भी नहीं, नेगेटिव रेट समझ लो, जो हम नेगेटिव रेट पर पढ़ने हैं तो वहां पर जो एक प्रोड्यूसर है उसको दिखा कि अब उसका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लगा, तो उसने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। तो टेक्नोलॉजी अगर वो चेंज कर देगा तो फिर हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव नहीं जाएगा, वो मतलब कि नेगेटिव रेट से इंक्रीज नहीं होगा, टीपी फॉल नहीं होगा, और फिर हमारा जो लॉ है वो इनवैलिड बनेगा, या हम बोले कि गलत प्रूव हो जाएगा वहां पे, जो कि हमें करना ही नहीं है। इसीलिए तो हम अजम्पशंस ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम किया कि जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज नहीं होने वाला है। Alright, so it is assumed that all variable factors are equally efficient, और ये भी assume किया जाता है कि जो सारे ही variable factors हैं वो क्या है, वो equally efficient है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक variable factor जो है वो ज्यादा efficient है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सारे ही variable factors हैं वो बिल्कुल equally efficient है, ठीक है। वो उसमें जो है आपको सब जो है एक प्रॉपर सेम जो रिटर्न है वो दे सकते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो चीज है, ये जो हमारे अजम्पशंस हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर उसके बाद में ये जो शेड्यूल है ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है पूरा। अब इसी को हम क्या करें, इसी को हम ग्राफ में देखें स्टूडेंट्स। तो ये आया हमारे पास में हमारा ग्राफ, ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ। इसमें आप दो ग्राफ देख सकते हो, दो किस चीज के हैं, जो ऊपर वाला है वो है आपका टोटल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने वाला, और जो ये है ये कौन सा है, ये है आपके मार्जिनल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है। तो आप देख लेते हैं टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों के ही। देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो तो हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। यहां पर देखो एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिए गए हैं। तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो पहले 1 पर कितना था, वो पहले 1 पर था 10 यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में वो ऐसे इंक्रीज होता गया और फिर वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। नाउ देखो एक चीज समझना स्टूडेंट्स की यहां तक जो आपको दिखेगा ना वो काफी इंक्रीज दिख रहा है, और फिर उसके बाद में यहां से उसका पेस चेंज होता है। पेस चेंज कब होता है, जब वो सेकेंड फेज में जाता है। सेकेंड फेज क्या होता है, सेकेंड फेज होता है जब वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जब टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट से स्टार्ट होता है तो वो उसका जो यहाँ पर पेस है ना वो चेंज होता है। ऑलराइट, अब वो पॉइंट जहां पर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था और फिर वो डिमिनिशिंग में चेंज होता है, दैट मींस ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमेशा याद रखना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट है जो कि हमें बताता है कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट है उसका जो फेज है वो चेंज हुआ है, फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2 में चला गया है, ठीक है। और वहीं अगर हम देखें एमपी को स्टूडेंट्स, तो एमपी में हम लोगों ने देखा कि जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो यहां तक इंक्रीज हुआ, कहां तक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक जो है वो इंक्रीज होने वाला है। उसके बाद में जब टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक का जो फेज है इसमें जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो हो रहा है इंक्रीज बट डिमिनिशिंग रेट से, इसलिए जो मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ है वो आपको स्लोपिंग डाउनवर्ड दिख रहा है। दैट इज वो बता रहा है कि ये जो है ये है आपकी डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, डिमिनिशिंग इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, दैट इज ये हो गई आपकी फेज 2। अब इसमें जो है स्टूडेंट्स जो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना उस टाइम पर जो आपकी एमपी होती है वो किस पर होती है, वो मैक्सिमम पर होती है। ये चीज याद रखना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अब जब हम बोल रहे हैं कि आपका जो क्या हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज एमपी 0 होता है ना तो फिर आपका जो टीपी होता है वो क्या किस पर होता है, वो होता है आपके मैक्सिमम पर, ठीक है। और उसके बाद में जब टीपी डिक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब यहीं से इस पर्टिकुलर ग्राफ को अच्छे से जो है रिमाइंड कर लो, याद कर लो। जब आप इसको याद कर लोगे ना तो इससे आपका एक और चीज बहुत इजी हो जाएगी, और वो है क्या,
रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन योर टीपी एंड एमपी। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जब हमें बताना होगा बिटवीन एमपी एंड टीपी, तो हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं। कैसे बताएंगे कि जब टीपी, जब तक एमपी जो, चलो एमपी छोड़ो, जब हम बोल दें कि जब एमपी डिक्रीज होता है तो आपका जो मार्जिनल, जब एमपी डिक्रीज होता है तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। ठीक है, जब एमपी इज इक्वल टू 0 होता है तो टीपी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, टीपी इज इक्वल टू मैक्सिमम होता है। ये बना हमारा एक रिलेशनशिप। सेकेंड रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं जब टीपी जो है वो फॉल होने लगता है तो जो एमपी है वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम एक रिलेशनशिप ये भी बोल सकते हैं कि जब तक एमपी पॉजिटिव है, ठीक है, जब तक एमपी पॉजिटिव है तब तक टीपी क्या है, टीपी राइज हो रहा है। ये चीज भी हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ से। देखो ये एमपी जो है स्टूडेंट्स यहां तक पॉजिटिव है, एमपी डिक्रीज भले ही हो रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव ना, और ये बस यहां तक ही आप देख रहे हो कि एमपी क्या हो रहा है, टीपी क्या हो रहा है, टीपी राइज हो रहा है। जब टीपी फॉल होता है तो एमपी तो नेगेटिव में चला जाता है। तो इस ग्राफ से ही हमने जो ये 3 रिलेशनशिप है बिटवीन टीपी एंड एमपी ये बता दिए। या आगे हम लोग पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इस ग्राफ से समझ में आ गए ना हमें, मतलब कि जो ग्राफ है उसकी हेल्प से हमारा जो ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है ये भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एंड आई गेस कि आप लोगों को जो है ये अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। सेकेंड चीज, ये जो हमने रिलेशनशिप एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर पढ़ ली, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो फिर अब जो है हम आगे बढ़ते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पीछे, ठीक है, कि क्यों जो है ऐसे ऑपरेट करता है, इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट और नेगेटिव रेट पर इंक्रीज होता हुआ हमें टीपी क्यों दिखता है, उसके पीछे के क्या रीजंस है, तो वो रीजंस देखते हैं। सो रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर दैट इज फेज 1। फेज 1 के पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहली चीज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर। क्या हो रहा है, बेटर यूटिलाइज हो रहा है फिक्स्ड फैक्टर। पहले फिक्स्ड फैक्टर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है आपका क्या था, वेरिएबल फैक्टर था। तो जब सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर था तो वो प्रॉपरली जो है इस फिक्स्ड फैक्टर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, राइट। तो जब इसके साथ में एक और पर्सन आया ये, तो फिर अब क्या हुआ, अब ये 2 लोग मिलकर जो है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उससे जितना रिटर्न मिल सकता है, उससे जितना हम यूज कर सकते हैं उतना जो है उसका यूज हो पा रहा है। ठीक है, फिर जो आपका सेकेंड है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर की क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब तक ये अकेला काम कर रहा था तो ये सोच रहा था अरे यार मैं क्या काम करूं, कब तक मैं इतना काम करूं, कब ये काम खत्म होगा। लेकिन जब इसको एक साथी मिला, चलो अब थोड़ी सी हमें सांस आई, अब जो है दोनों मिलकर काम करेंगे तो अब मेरे ऊपर भी उतना जो है बर्डन नहीं रहेगा, तो अब ये जो पर्सन है ये अच्छे से काम करेगा। सेकेंड चीज, एक तो उस वे में वो अच्छे से काम कर सकता है, दूसरा वे क्या हो सकता है, कंपटीशन मानकर वो अच्छे से काम कर सकता है। एक वे मैंने आपको बता दें कि एक पर्सन क्या सोच सकता है। सेकेंड वे क्या हो गया कि जब उसने देखा एक और आया तो उसको आया कि काम तो मैं भी कर रहा था ना अच्छे से, दूसरे की जरूरत क्या थी, अब दूसरे को ले आए, ठीक है मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि उसको कुछ नहीं आता है, मुझे ही सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये सेकेंड चीज हो गई। ये कौन सी बात हो गई, ये कंपटीशन वाली बात हो गई कि इसने लिया इसको एज अ कंपटीशन, इसलिए जो है ये और अच्छे से काम कर रहा है। और जो सेकेंड वाला है वो क्या सोचेगा कि ठीक है मैं नया भली हूं लेकिन मुझे अपना दिखाना होगा ना कि नहीं मैं इतना काम कर सकता हूं या मुझ में इतना पोटेंशियल है, तो मैं और अच्छे से काम करूंगा, मैं भी बहुत अच्छे से काम करूंगा ताकि ये जो पहले से काम कर रहा है वो मेरे आगे ना आ पाए। तो दोनों ही जो है अपने अपने थॉट प्रोसेस से चलते हुए अपनी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली हमारा मतलब कि जो एक बेस्ट चीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अभी देखो अभी जो है ये जो फिक्स्ड फैक्टर है
ये ऐसे तो डिविजिबल नहीं है ना, ऐसे तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक ही एक पर्सन जब तक कर रहा था तो वो उतना प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो इस पूरे एरिया को कवर ही नहीं कर पा रहा था। तो जब दो आए तो फिर क्या किया कि अब जो ऐसे तो हम उसे अलग नहीं कर सकते, लेकिन उस पर जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसके इन कुछ कारणों की वजह से जो है फेज 1 ऑपरेट होता है, दैट इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें देखने को मिलता है। फिर आता है रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर पर क्या जो है आपका क्या रीजन है? सबसे पहले आता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन? जैसे कि एक उस पर जितने लोगों की जरूरत है वो लोग उन्हें मतलब कि एक फिक्स्ड फैक्टर पर जितने लोगों की जरूरत है वो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न में ही मिल पाता है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर हमें टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए तो वो हमें कौन से फेज में मिलता है? आपके सेकेंड फेज में, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर में जो है टीपी जो है वो अपने मैक्सिमम तक पहुंचता है, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट में तो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। डिमिनिशिंग में जो है वो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो उसके मैक्सिमम पर पहुंचता है। तो अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि टोटल प्रोडक्ट उसके मैक्सिमम पर कब रहेगा, कौन से फेज में रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए दैट वुड बी इन फेज 2, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर, ठीक है। तो अब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कैसे हो रहा है इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ अ मशीनरी फिक्स्ड फैक्टर इज एट इट्स ऑप्टिमम यूज व्हेन 4 laborers are employed, then addition of one more labor will increase TP by very less amount and MP will start diminishing, ठीक है। अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो पूरा अच्छे से यूज हो रहा है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो अगर उस पर 4 लोग एम्प्लॉइड है तो वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमने माना है कि एक पर्सन जो मतलब कि एक जो मशीन है अगर उस पर 4 लोग काम कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम उस पर और बढ़ाएंगे तो फिर अब उससे कोई हमें बहुत ज्यादा रिटर्न थोड़ी मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि अब जो है रिटर्न बढ़ जाएगा, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो फिर अब उससे जो रिटर्न मिलने वाला है वो कोई आपका बहुत इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो है जब हम इंक्रीज करते जाते हैं तो फिर ये जो है पर्टिकुलर सिचुएशन आती है दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न की, ठीक है। फिर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, जो आपके फिक्स्ड फैक्टर और जो आपका वेरिएबल फैक्टर है वो एक दूसरे के क्या है? वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। यू कांट सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर लैंड, ठीक है। तो इसलिए भी जो है डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो आपको देखने को मिलता है, बिकॉज अगर आप आपके वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा भी रहे हो तो उसकी वजह से फिक्स्ड फैक्टर थोड़ी ना बढ़ रहा, और ना ही फिक्स्ड फैक्टर जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है फॉर दीज जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है उनके लिए, ठीक है। इसलिए भी क्या हमें मिलता है? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो है इस रीजन से भी जो आपका रिटर्न है वो कैसा मिलेगा? डिमिनिशिंग मिलता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेबर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ कैपिटल और कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ लेबर टिल अ पर्टिकुलर लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये होगा, बट बियॉन्ड द ऑप्टिमम लिमिट, बियॉन्ड द ऑप्टिमम लिमिट मतलब कि जितना यूटिलाइजेशन हो सकता है उतने लिमिट के बाद में दे बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर व्हिच लीड्स टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। एक लिमिट के बाद में वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं और इसी की वजह से जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो हमें देखने को मिलता है। फिर आता है रीजंस फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू दी फैक्टर, दैट इज फेज 3। जो रीजन है किसके पीछे के? नेगेटिव रिटर्न्स के, ठीक है। कि नेगेटिव रिटर्न क्यों देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर कैसा है? लिमिटेड है। आप फिक्स्ड फैक्टर को लिमिटेड रख रहे हो और उस पर अगर आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हो तो फिर अब आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। क्यों? बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स है ना। अब जो है आपकी लैंड का एरिया नहीं बढ़ रहा है लेकिन आप उस पर लोग बढ़ाते जा रहे हो, तो जो पुराने लोग हैं वो भी काम नहीं कर रहे, नए लोग भी काम नहीं कर रहे। क्या सोच रहे? भाई वो है तो वो कर लेगा, वो है तो वो कर लेगा, वो है मैं क्यों करूं, इतने लोग हैं कोई भी कर लेगा। इस बेसिस पे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए जो है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलने लगा, ठीक है। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर, जब इतने बढ़ा दोगे आप फिक्स्ड फैक्टर पे 1 एकड़ ऑफ लैंड पर अगर आप 6 to 7 लोगों को एम्प्लॉय करोगे तो अब जो है क्या बन रहा है? पुअर कोऑर्डिनेशन बन रहा है। फिक्स्ड फैक्टर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, किसके लिए? वेरिएबल फैक्टर्स के लिए, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर्स जो
जो है वो एक्सेस में हो गए फिक्स्ड फैक्टर के। तो ये जो है ये पुअर कोऑर्डिनेशन बता रहा है, और जब कोऑर्डिनेशन पुअर है तो फिर उसकी वजह से हमें नेगेटिव रिटर्न्स टू द फैक्टर देखने को मिल रहा है। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर की क्या हुई, एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। जो फर्स्ट वाले फेज में बड़ी ही एफिशिएंटली वर्क कर रहे थे एंथुसियाज्म के साथ में, वो यहाँ पर आकर खत्म हो गया। रीजन बीइंग कि इतने लोग आ गए। वही तो जो मैंने यहाँ पर बोला उसी को हम यहाँ पर ले सकते हैं कि सब ये सोच रहे हैं ना कोई भी कर लेगा, हम क्यों करें, हम क्यों करें, हम क्यों करें, ऐसा वाली चीज। तो इसलिए जो है क्या हो रहा है कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होने की वजह से भी ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन है वो अराइज हो रही है। ठीक है, तो आई गेस कि ये जो तीनों ही फेजेस के रीजंस हैं और जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है, ये सब कुछ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ऑलराइट।